नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। आज की क्लास में समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2017 के सामान्य हिंदी के प्रश्न पत्र को विस्तृत व्याख्या के साथ कंप्लीट कराया जाएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, निषिद्ध का सही विलोम शब्द क्या होगा? तो आपका जवाब होगा विहित, यानी निषिद्ध का विलोम क्या होगा? विहित। प्रश्न संख्या 1 का सही जवाब होगा विकल्प सी। यहां पर विकल्प ए में देखिए सिद्ध शब्द लिखा है, सिद्ध का विलोम होता है असिद्ध, याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 2 देखिए, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से एक शब्द शुष्क का विलोम है। तो आपका सही जवाब क्या होगा? विकल्प बी सही हो जाएगा। शुष्क का विलोम होता है आर्द्र। प्रश्न संख्या 2 का सही जवाब होगा विकल्प बी। यहां पर विकल्प ए में देखिए उष्ण लिखा है, उष्ण का विलोम होता है शीत, यानी विकल्प ए में जो लिखा है और विकल्प बी ये आपस में एक दूसरे के विलोम अर्थ रखते हैं। विकल्प डी देखिए लिखा है शिष्ट, शिष्ट का विलोम क्या होता है? अशिष्ट होता है, याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 3 देखिए, लिखा है निम्नलिखित में से एक शब्द स्थूल का विलोम नहीं है। तो यहां पर आपका सही जवाब क्या होगा? विकल्प डी सही हो जाएगा। शाश्वत जो है ये स्थूल का विलोम नहीं होता है, बल्कि शाश्वत किसका विलोम होता है? क्षणिक का विलोम होता है। ठीक है, जो अन्य विकल्प दिए गए जैसे सूक्ष्म, तन्वी और दुर्बल, ये सभी किसके विलोम है? स्थूल के विलोम है। यहां पर आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 4 में पूछा जा रहा है कि पृथक का सही विलोम क्या है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? पृथक का विलोम होता है संयुक्त, यानी यहां पर बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। विकल्प ए में लिखा है एकत्र, याद रखिएगा एकत्र का विलोम होता है विकीर्ण, याद रखेंगे। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 5 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से एक शब्द उपयोग का विलोम क्या है? तो उपयोग का विलोम क्या होता है? तो आपका सही जवाब होगा विकल्प डी अनुपयोग। ठीक है, यहां पर डी विकल्प सही हो जाएगा। यहां पर एक बात याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने उपयोग का विलोम अनुपयोग के साथ साथ निरुपयोग को भी माना था और उन्होंने बी और डी इन दोनों विकल्प को सही उत्तर माना था। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 6 पूछा जा रहा है कि इनमें से विलोम शब्दों का एक गलत युग्म कौन सा है? तो आप पहला देखिए दक्षिण का विलोम वाम होता है, बिल्कुल सही है। दूसरा है उद्यम का विलोम लिखा है निरुद्यम, ये यहां पर गलत है, क्योंकि आप सभी को पता है कि उद्यम का विलोम क्या होता है? आलस्य होता है। ठीक है, यानी प्रश्न संख्या 6 का सही जवाब होगा विकल्प बी। विकल्प सी में लिखा है विधि का विलोम निषेध, बिल्कुल सही है। और बर्बर का विलोम होता है सभ्य, यह भी सही है, यानी प्रश्न संख्या 6 का सही जवाब होगा विकल्प बी। उद्यम का जो विलोम है वो आलस्य होता है। ठीक है, अगला देखिए, प्रश्न संख्या 7 प्रश्न संख्या 7 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म कौन सा है? पहला दिया है अल्पज्ञ का विलोम होता है बहुज्ञ, ये बिल्कुल सही है, यानी प्रश्न संख्या 7 का सही जवाब होगा विकल्प ए। जरा अन्य ऑप्शन को देख लीजिए। विकल्प बी में लिखा है संयुक्त, संयुक्त का विलोम क्या होता है? असंयुक्त या वियुक्त होता है। विकल्प सी में लिखा है समस्त, समस्त का विलोम होता है एकल। और विकल्प डी में लिखा है अज्ञ, अज्ञ का विलोम होता है विज्ञ। याद रखिएगा अनभिज्ञ का विलोम है अभिज्ञ, यानी अभिज्ञ का विलोम क्या होता है? अनभिज्ञ। ये दोनों बातें याद रखेंगे, परीक्षा के दृष्टिकोण से ये अत्यंत महत्वपूर्ण विलोम है। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 8 पूछा जा रहा है कि विलोम की दृष्टि में एक युग्म अशुद्ध है। पहला दिया है सचल का विलोम होता है चल, ये पहला ही विकल्प यहां पर आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये गलत है। आपको पता है कि चल का विलोम क्या होता है? अचल होता है, यानी प्रश्न संख्या 8 का सही जवाब होगा विकल्प ए। निरपेक्ष सापेक्ष आपस में विलोम है, बिल्कुल सही है। मौलिक का विलोम होता है अनुदित, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है, मौलिक का विलोम अनुदित होता है। और बंधन का विलोम होता है मोक्ष। और चल का विलोम क्या है? अचल। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 9 प्रश्न संख्या 9 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही शब्द युग्म कौन सा है? विकल्प ए में लिखा है आग्रह विग्रह, ये गलत युग्म है, क्योंकि आप सभी को पता है कि आग्रह का विलोम क्या होता है? दुराग्रह होता है। और संधि का विलोम होता है विग्रह। विकल्प बी देखिए अपकर्ष और उपकर्ष लिखा है, यह भी गलत है। आपको पता है कि जो अपकर्ष है इसका विलोम क्या होता है? उत्कर्ष होता है। इसी प्रकार से विकल्प सी में लिखा है जारज और औरस, ये बिल्कुल सही युग्म है विलोम की दृष्टि से, इसलिए प्रश्न संख्या 9 का सही जवाब होगा विकल्प सी। विकल्प डी में लिखा है उत्सर्जन विसर्जन, ये गलत है। विसर्जन का जो विलोम होता है वो क्या होता है? आवाहन। ठीक है, याद रखेंगे यहां पर सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। जारज का विलोम होता है औरस। यहां पर एक बात मैं और कोरिलेट करना चाहता हूं, ये जो जारज और औरस शब्द है ये अनेक शब्द के लिए एक शब्द में भी ये प्रश्न पूछा जाता है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि जारज किसे कहा जाता है, तो आपका जवाब होगा गैर पुरुष से उत्पन्न पुत्र को जारज कहा जाता है। और औरस किसे कहा जाता है? अपनी विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र को औरस कहा जाता है। इस दृष्टिकोण से भी आप इस प्रश्न को ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 10
पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का सही युग्म क्या है। तो आपका सही जवाब क्या होगा, यहां पर पहला दिया है इप्सित। तो आपको पता है कि इप्सित का विलोम क्या होता है, अनिप्सित होता है, यानी जहां पर भ है वहां पर न होना चाहिए। अमित का विलोम क्या होता है, अमित का होता है परिमित। और हया का क्या होता है, बेहया, ये सही है। और विकल्प डी में लिखा है अघी का विलोम होता है निरघ, ये भी सही है। ठीक है, यानी यहां पर बिल्कुल सही डी विकल्प को माना जाएगा। और आयोग ने इसमें डी विकल्प को सही माना है, जबकि यहां पर सी और डी दोनों विकल्प सही हैं। हया का विलोम बेहया होता है और अघी का विलोम होता है निरघ, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, पर्यायवाची से संबंधित है। प्रश्न संख्या 11 में पूछा जा रहा है कि विषिक का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो आपका सही जवाब होगा बाण, यानी प्रश्न संख्या 11 का सही जवाब होगा विकल्प बी। विषिक का जो पर्यायवाची है वो है बाण। यदि हम बाण के अन्य पर्यायवाची को देखें तो तीर, शर और शायक, ये तीनों बाण के पर्यायवाची हैं। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 12 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से खर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो यहां पर ध्यान दीजिए, खर का पर्यायवाची गदहा, तिनका और तेज, ये तीनों होते हैं, इसलिए प्रश्न संख्या 12 का सही जवाब होगा विकल्प ए। दुष्ट जो है ये खर का पर्यायवाची नहीं है। अगर हम दुष्ट के पर्याय को देखें तो दुष्ट का पर्याय होता है खल, याद रखेंगे। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 13 पूछा जा रहा है कि कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। तो यहां पर विकल्प सी देखिए, शार्दुल लिखा है। शार्दुल शेर का पर्यायवाची होता है, इसलिए प्रश्न संख्या 13 का सही जवाब होगा विकल्प सी। अगर हम घोड़े के पर्यायवाची को देखें तो बाजी, तुरंग, हय, अश्व, घोटक, ये सभी घोड़े के पर्यायवाची होते हैं। प्रश्न संख्या 14 पूछा जा रहा है कि टीका शब्द का पर्याय क्या है। तो आपका सही जवाब क्या होगा, व्याख्या, यानी यहां पर विकल्प ए सही हो जाएगा। टीका का पर्याय होता है व्याख्या। यदि हम टीका के अन्य पर्यायवाची को देखें तो व्याख्या, भाष्य, वृत्ति, भाषांतरण, विवृत्ति, ये सभी किसके पर्यायवाची होते हैं, टीका के पर्यायवाची होते हैं, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। अगला है प्रश्न संख्या 15 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो यहां पर देखिए विकल्प डी, कुलंकषा जो है ये यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आप सभी को पता है कि जो कुलंकषा है ये नदी का पर्यायवाची होता है, ठीक है। और जो हंसुता है, अकरजा और कृष्णा, ये तीनों यमुना के पर्यायवाची होते हैं। डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 16 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से मीन का समानार्थी क्या है। तो आपका सही जवाब क्या होगा, झक। ये जो मीन का पर्यायवाची होता है वो होता है झक। यदि हम अन्य विकल्प को देखें तो शिलीमुख, अली और षटपद, ये तीनों किसके पर्यायवाची हैं, ये तीनों भंवरे के पर्यायवाची हैं। यदि हम भंवरा के अन्य पर्यायवाची को देखें तो भ्रमर, मिलिंद, चंचरीक, मधुकर, मधुप, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं, भंवरे के पर्यायवाची होते हैं। याद रखिएगा, परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अगला है प्रश्न संख्या 17 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से केतु का पर्यायवाची नहीं है। तो याद रखिएगा, केतु का पर्यायवाची ग्रह नहीं होता है, ठीक है। जो ग्रह है ये केतु का पर्यायवाची नहीं होता है, जबकि झंडा, पताका और निशान, ये तीनों केतु के पर्यायवाची होते हैं। यहां पर विकल्प डी आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए, अगर मैं केतु के अन्य पर्याय को देखूं तो झंडा, पताका और निशान के अलावा केतन और ध्वज भी केतु के पर्यायवाची होते हैं। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 18 पूछा जा रहा है कि तलवार का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो आपका सही जवाब क्या होगा, यहां पर विकल्प बी सही हो जाएगा, करवाल। ये जो करवाल है ये तलवार का पर्यायवाची शब्द होता है। बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। यदि हम तलवार के अन्य पर्यायवाची को देखें तो खड्ग, असी, कृपाण, तेग, करवाल, शमशीर, ये सभी किसके पर्यायवाची होते हैं, तलवार के। प्रश्न संख्या 19 देखिए, पूछा जा रहा है कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। तो आपका सही जवाब क्या होगा, यहां पर विकल्प सी सही हो जाएगा। मार जो है ये कामदेव का पर्यायवाची होता है। 19 का सही जवाब होगा विकल्प सी। यहां पर कामदेव के अन्य पर्यायवाची को देखिए, अनंग, कंदर्प, मनमथ, मदन, आदेह, रतिपति और मार, ये सभी किसके पर्यायवाची है, कामदेव के। इंपॉर्टेंट है। विकल्प ए में जो विडौजा लिखा है ये इंद्र का पर्यायवाची है। विकल्प बी में जो पिशुन है ये कौवा का पर्यायवाची है। और विकल्प डी में जो अश्म लिखा है ये पत्थर का पर्यायवाची होता है, याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 20 में पूछा जा रहा है कि धनंजय का पर्याय है। तो आपका सही जवाब क्या होगा, विकल्प ए सही हो जाएगा। गुडाकेश जो है ये धनंजय का पर्याय होता है, विकल्प ए आंसर होगा। यदि हम धनंजय के अन्य पर्यायवाची को देखें तो अर्जुन, पार्थ, कौंतेय, गुडाकेश और गांडीवधर, ये भी धनंजय के पर्यायवाची होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 21
ये वाक्य एवं वर्तनी अशुद्धियों से संबंधित है। पहला 21 प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है। तो यहां पर देखिए विकल्प बी में लिखा है निरापराध। निरापराध नहीं होता है, निरपराध होता है। यहां पर र पे जो आ की मात्रा है, यानी जो र को दीर्घ किया गया है, यहां पर हर्ष होना चाहिए, यानी र होना चाहिए, आ की मात्रा नहीं होगा, निरपराध होगा। यहां पर विकल्प बी आपका आंसर हो जाएगा। अन्य विकल्प में जो शब्द लिखे हैं ये बिल्कुल शुद्ध हैं और परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण भी हैं। यहां पर बी विकल्प आपका सही हो जाएगा, निरपराध। अगला देखिए प्रश्न संख्या 22, पूछा जा रहा है कि अशुद्ध वर्तनी का चयन करिए। यहां पर देखिए विकल्प डी को मिथिलेश कुमारी लिखा है, जबकि क्या होता है मिथिलेश कुमारी, यानी थ पर छोटी की मात्रा होना चाहिए और यह सही होगा मिथिलेश कुमारी, यानी प्रश्न संख्या 22 का सही जवाब होगा विकल्प डी। अगला देखिए प्रश्न संख्या 23, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द कौन सा है। तो यहां पर विकल्प बी देखिए लिखा है नौकरी। नौकरी नहीं होता है, नौकरी होता है, ठीक है, यानी यहां पर विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 24, प्रश्न संख्या 24 में पूछा जा रहा है कि इनमें से अशुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है। यहां पर विकल्प ए में लिखा है चरमोत्कर्ष, बिल्कुल सही है। वांग्मय, ये भी सही है। विकल्प सी में लिखा है पुनरुत्थान, यहां पर न में जो छोटे उ की मात्रा है ये गलत है, पुनरुत्थान होता है, यानी यहां पर सी भी अशुद्ध है। और डी विकल्प में लिखा है हिरण्य कश्यपु, ये भी गलत है। याद रखिएगा हिरण्य कशिपु होता है, यानी श में छोटी की मात्रा होगा और ये पूरा बड़ा श होगा, ठीक है, और यह नहीं होगा यहां पर, यानी यहां पर विकल्प डी भी अशुद्ध है। देखिए ये विवादित प्रश्न हो गया था, अंत में आयोग ने इसे मूल्यांकन से बाहर रखा। यहां पर हिरण्य कशिपु होगा और पुनरुत्थान होगा, न में छोटी की मात्रा नहीं होगा, ये याद रखेंगे आप। अगला देखिए प्रश्न संख्या 25, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। यहां पर पहला लिखा है प्रतिदर्श, पहला ही जो विकल्प है यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये वर्तनी के दृष्टिकोण से बिल्कुल सही है, प्रतिदर्श, यानी 25 का विकल्प ए आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए जो अन्य विकल्प हैं जरा इनको भी देख लीजिए। ये जो आहार लिखा था इसका सही क्या होगा वर्तनी, आहार होगा, यानी अ में आ की मात्रा होगा, यानी अ को दीर्घ कर दिया जाएगा और ये बन जाएगा आ, और आहार सही है। रचयिता नहीं होता, रचयिता होता है, यानी यहां पर य में छोटी की मात्रा होगी। दृष्टा नहीं होता, दृष्टा होता है, यह भी बात याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 26, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है। पहला वाक्य दिया है गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहल्या था, ठीक है, यानी यहां पर ये बिल्कुल सही है। याद रखिएगा ये जो अहल्या लिखा है ये वर्तनी के दृष्टिकोण से कई बार पूछा गया है और ज्यादातर लोग इसका प्रोनाउंसिएशन अहिल्या करते हैं और ये इसको गलत कर देते हैं। सही प्रोनाउंसिएशन होगा अहल्या, ये बिल्कुल सही है। अगला स्टेटमेंट है इस कार्य में बहुत विलंब हो गया, ये भी सही है। अगला है रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट है, ये भी सही है। अगला है एक गुलाब की माला खरीद लेना, ये यहां पर अशुद्ध वाक्य है, क्योंकि यहां पर होना चाहिए गुलाब की एक माला खरीद लेना, यानी जो एक है ये माला के पहले प्रयोग होना चाहिए और होगा गुलाब की एक माला खरीद लेना। यहां पर डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 27, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है। पहला कह रहा है कि इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। यहां पर स्पष्टीकरण और करना दोनों शब्द प्रयोग हुआ है, करना यहां पर अनुचित है, इसका सही होगा इस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक है, यानी यहां पर विकल्प ए आपका आंसर हो जाएगा। प्याज तीखा होता है, यह सही है। आप इतनी देर में क्यों आए, यह भी शुद्ध है। प्रत्येक श्रमिक को 2 रुपए मिले, यह भी सही है, यानी प्रश्न संख्या 27 का विकल्प ए आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 28, प्रश्न संख्या 28 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करिए। पहला दिया है कि भारत कभी ब्रिटेन के अधीन था, देखिए यहां पर अशुद्ध है। क्यों अशुद्ध है, मैंने आपको पूर्व के प्रश्न पत्र के एक्सप्लेनेशन में बताया है कि अधीन शब्द नहीं होता है, अधीन होता है, ठीक है, यानी यहां पर अ में आ की मात्रा नहीं होगा, यह हर्स्व होगा अधीन। अगला है निरपराधी व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए, यहां पर निरपराधी नहीं होगा, निरपराध होगा, ठीक है, यानी जो ध में बड़ी की मात्रा है यह अनुचित है, यहां पर केवल ध होगा, निरपराध व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए, यानी विकल्प बी भी अशुद्ध है। अगला है बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया, यह बिल्कुल सही वाक्य है, इसलिए प्रश्न संख्या 28 का सही जवाब होगा विकल्प सी। जरा डी विकल्प को भी देखिए, लिखा है उसे पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला। यहां पर जो पैतृक लिखा है यह वर्तनी के दृष्टिकोण से अशुद्ध है, यह होगा पैतृक, यानी प्रश्न संख्या 28 का विकल्प सी आपका आंसर होगा, यह बिल्कुल सही था। अगला प्रश्न संख्या 29,
पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। पहला वाक्य देखिए, लिखा है वह अनेकों मामलों में गवाह था। देखिए इस प्रकार का प्रश्न आप पहले कर चुके हैं, यहां पर अनेकों नहीं होगा, यहां पर क्या होगा, अनेक होगा। ठीक है, इसलिए यह पहला ही स्टेटमेंट आपका अशुद्ध है। नूपुर की ध्वनि मनमोहक है, यह बिल्कुल सही है। आपकी मनः कामना पूरी हो, यह भी शुद्ध है। मनीषीगण मेरी बात पर ध्यान दें, यह भी सही है, यानी यहां पर विकल्प ए आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 30, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करिए। पहला दिया है संसारिक समस्याओं में सभी फंसे हैं। देखिए यहां पर जो संसारिक लिखा है यह वर्तनी के दृष्टिकोण से अशुद्ध है। क्यों? क्योंकि सांसारिक होता है, यानी जो स है यह दीर्घ होना चाहिए, यानी यहां पर आ की मात्रा होनी चाहिए, यह सांसारिक होना चाहिए, इसलिए पहला स्टेटमेंट अशुद्ध है। अगला लिखा है निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला। ठीक है, देखिए अभी जो आपने पिछला प्रश्न किया था उसमें भी इस प्रकार का पूछा गया था कि निरपराधी व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए, तो मैंने आपको बताया था कि यहां पर निरपराधी नहीं निरपराध होना चाहिए। देखिए ठीक उसी प्रकार का प्रश्न रिपीट कर दिया और यहां पर विकल्प बी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा, निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला। अगला जरा सी विकल्प भी देख लीजिए, लिखा है हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अब ये क्यों गलत है? यहां पर लिपि जो है यह वर्तनी के दृष्टिकोण से अशुद्ध है। लिपि में प में छोटी की मात्रा होती है, लिपि, याद रखेंगे। अगला देखिए विकल्प डी, लिखा है अत्यधिक दुख सहा नहीं जाता। देखिए यहां पर अत्यधिक लिखा है, जबकि सही प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, अत्यधिक होता है, यानी ये जो य पर आ की मात्रा है, यानी य को जो दीर्घ किया गया ये गलत है, यहां पर अत्यधिक होगा। ठीक है, इसलिए प्रश्न संख्या 30 का सही जवाब होगा विकल्प बी, याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 31, पूछा जा रहा है कि अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, तो आपका सही जवाब क्या होगा, अपने सहारे पर रहने वाले को स्वावलंबी कहा जाता है, यहां पर विकल्प ए आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 32, पूछा जा रहा है कि अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, जो अप्रमेय होता है इसे कहा जाता है जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके, उसको क्या कहते हैं, अप्रमेय। यहां पर विकल्प ए में जो लिखा है जो तौला या मापा ना जा सके उसके लिए भी अप्रमेय का प्रयोग होता है, यानी यहां पर ए और सी ये दोनों यहां पर विकल्प को सही माना जा सकता है। पहले आयोग ने इसे दोनों को सही माना और बाद में इसे मूल्यांकन से बाहर कर दिया था, याद रखेंगे। अगला है प्रश्न संख्या 33, किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा, तो आपका सही जवाब होगा यहां पर विकल्प सी सही होगा, जिगीषु। किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले को एक शब्द में जिगीषु कहा जाता है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 34, पूछा जा रहा है कि जो स्त्री सूर्य भी न देख सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो यहां पर आपका सही जवाब होगा असूर्य पश्य, यानी यहां पर विकल्प बी सही हो जाएगा आपका। अगला देखिए प्रश्न संख्या 35, पूछा जा रहा है कि कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का जो समझौता होता है उसके लिए एक शब्द क्या है, तो याद रखिएगा उसे कहते हैं संविदा, यानी प्रश्न संख्या 35 का सही जवाब होगा विकल्प डी। अगला देखिए 36, पूछा जा रहा है कि जिसकी पहले से कोई आशा न हो उसे क्या कहते हैं, यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा उसे कहते हैं अप्रत्याशित, यानी प्रश्न संख्या 36 का सही जवाब होगा विकल्प ए। अगला देखिए प्रश्न संख्या 37, पूछा जा रहा है कि राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश, इसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो याद रखिएगा उसको कहते हैं अध्यादेश, यानी यहां पर विकल्प बी सही हो जाएगा, राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश अध्यादेश कहलाता है। प्रश्न संख्या 38 को देखिए, पूछा जा रहा है कि वह स्त्री जिसका पति परदेश अर्थात विदेश गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो आपका सही जवाब होगा प्रोषित पतिका, यानी यहां पर विकल्प सी सही हो जाएगा, जिसका पति परदेश गया हो उसको कहते हैं प्रोषित पतिका। और यहां पर विकल्प डी में देखिए लिखा है आगत पतिका, यानी जिसका पति परदेश से आया हो उसके लिए एक शब्द होता है आगत पतिका, याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 39 में पूछा जा रहा है कि पैर से सिर तक वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, तो आपका सही जवाब होगा आपाद मस्तक, यानी यहां पर विकल्प डी सही हो जाएगा। यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 40, पूछा जा रहा है अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, तो आपका सही जवाब होगा यहां पर विकल्प सी दुराग्रही, यानी अनुचित बात करने के लिए जो आग्रह करने वाला व्यक्ति है उसे कहा जाएगा दुराग्रही, यहां पर विकल्प सी सही हो जाएगा। लेकिन यहां पर याद रखिएगा अनुचित बात के लिए आग्रह को क्या कहते हैं, उसको दुराग्रह कहा जाता है। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न संख्या 41, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से शुद्ध कौन सा है,
तो यहां पर आपका विकल्प ए सही हो जाएगा। ये जो शाटिका लिखा है ये बिल्कुल तत्सम शब्द है, ये बिल्कुल शुद्ध है। और ये किसका तत्सम होता है? तो याद रखिएगा ये साड़ी का तत्सम होता है शाटिका, यानी यहां पर विकल्प ए सही हो जाएगा। जरा अन्य विकल्प को भी देखिए। विकल्प बी में लिखा है रस्सी। रस्सी शब्द जो है ये तद्भव है और इसका तत्सम होता है रश्मि। इसी प्रकार विकल्प सी में रैन लिखा है, ये तद्भव है और इसका तत्सम होगा रजनी। विकल्प डी में सरसों है। सरसों शब्द तद्भव है और इसका तत्सम होता है सरसप। ठीक है, अगला देखिए। प्रश्न संख्या 42 में पूछा जा रहा है कि बारात का तत्सम रूप क्या है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? बारात का तत्सम होता है वर यात्रा, यानी यहां पर विकल्प डी सही हो जाएगा आपका। अगला देखिए प्रश्न संख्या 43। प्रश्न संख्या 43 में पूछा जा रहा है कि मोती का तत्सम रूप क्या होता है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? मोती का तत्सम रूप होता है मौक्तिक, यानी यहां पर विकल्प बी सही हो जाएगा आपका। अगला देखिए प्रश्न संख्या 44 देखिए। पूछा जा रहा है कि मिट्टी का तत्सम शब्द है, तो मिट्टी का तत्सम शब्द क्या होता है? मृत्तिका होता है, यानी यहां पर विकल्प ए सही हो जाएगा आपका। मिट्टी का तत्सम होता है मृत्तिका। अगला देखिए प्रश्न संख्या 45। प्रश्न संख्या 45 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? यहां पर विकल्प सी सही हो जाएगा। ओझा शब्द जो है ये तद्भव है और इसका तत्सम क्या होता है? उपाध्याय। याद रखेंगे 45 का सही जवाब होगा विकल्प सी। जरा अन्य विकल्प को भी देखिए। विकल्प ए में लिखा है उलूक। उलूक शब्द जो है ये तत्सम है और इसका तद्भव होगा उल्लू। ठीक इसी प्रकार से कूप शब्द जो है ये तत्सम है और इसका तद्भव होगा कुआं। विकल्प डी में जो पुस्तक लिखा है, पुस्तक भी तत्सम शब्द है और इसका तद्भव होता है पोथी। याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 46। प्रश्न संख्या 46 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से एक शब्द तत्सम है, तो यहां पर विकल्प बी को देखिए। जो सरीसृप होता है ये क्या होता है? तत्सम शब्द होता है, इसलिए प्रश्न संख्या 46 का सही जवाब होगा विकल्प बी। वहीं पर जो सपूत है ये शब्द कैसा है? ये जो सपूत है ये तद्भव है, इसका तत्सम क्या होता है? सुपुत्र होता है। इसी प्रकार से विकल्प सी में देखिए सांकल लिखा है, इसका जो तत्सम होता है वो होता है श्रृंखला। इसी प्रकार विकल्प डी में साझ लिखा है, ये एक तद्भव शब्द है और इसका तत्सम होता है संध्या। याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 47 देखिए। प्रश्न संख्या 47 में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, तो यहां पर आपका विकल्प डी सही हो जाएगा। घर जो है ये तद्भव है और इसका तत्सम क्या होता है? गृह होता है। यहां पर विकल्प डी आपका आंसर हो जाएगा। यहां पर विकल्प बी को देखिए, लिखा है श्रेष्ठी। श्रेष्ठी का तद्भव आपने पढ़ा है क्या होता है? सेठ होता है। याद रखेंगे। इसी प्रकार से विकल्प सी को देखिए परीक्षा। परीक्षा क्या है? ये तत्सम है और इसका तद्भव क्या होगा? परीक्षा, यानी प र में छोटी की मात्रा, आधा च और छ पे आ की मात्रा छा, परीक्षा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 48। पूछ रहा है कि अखरोट का तत्सम रूप है, तो यहां पर आपका सही जवाब क्या होगा? विकल्प सी सही हो जाएगा, अछोट। यानी यहां पर विकल्प सी आपका आंसर होगा 48 का। अखरोट का विलोम होता है अछोट। इसी प्रकार से आप देखिए अखाड़ा। ये जो अखाड़ा है इसका तत्सम क्या होता है? इसका तत्सम होता है अछवाट। ठीक है, जो कि विकल्प बी में लिखा हुआ है अछवाट। इसका जो तद्भव होता है वो होता है अखाड़ा। ठीक है, याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 49। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का सही युग्म कौन सा है? तो यहां पर देखिए विकल्प बी। अभी आपने पढ़ा है कि अछवाट और अखाड़ा। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। जो तत्सम शब्द होता है वो होता है अछवाट और उसका तद्भव होता है अखाड़ा। ठीक है, यानी यहां पर विकल्प बी आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहां पर अन्य विकल्प भी देखिए। महुआ शब्द जो है ये तद्भव है और इसका तत्सम होगा मधुक। अदरक शब्द तद्भव है और इसका तत्सम होगा आर्द्रक। ठीक इसी प्रकार से ईख शब्द जो है ये तद्भव है और इसका तत्सम होगा ईछू। याद रखेंगे, ये कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। अगला है प्रश्न संख्या 50। पूछा जा रहा है कि तत्सम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध कौन सा है? तो यहां पर विकल्प सी देखिए। यहां पर लिखा है कपूत और सपूत। ये तत्सम की दृष्टिकोण से गलत विकल्प है, क्योंकि जो कपूत है इसका तत्सम होता है कुपुत्र और जो सपूत है इसका तत्सम होता है सुपुत्र। यानी यहां पर कुपुत्र और सुपुत्र का विकल्प होना चाहिए, यानी प्रश्न संख्या 50 का सही जवाब होगा विकल्प सी। अगला देखिए प्रश्न संख्या 51। पूछा जा रहा है कि उसका लड़का लंबा है, इसमें विशेषण शब्द क्या है? तो आप सभी को पता है कि विशेषण पद वो होता है जो किसी की विशेषता को बताता है। यहां पर लिखा है लड़का लंबा है, यानी लंबा शब्द जो है ये लड़के की विशेषता को बता रहा है, इसलिए यहां पर लंबा विशेषण होगा और लड़का क्या होगा? विशेष्य होगा। विशेषण पूछा जा रहा है इसलिए विकल्प बी आपका आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 52। प्रश्न संख्या 52 में पूछा जा रहा है कि प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द होगा, तो यहां पर आपका विकल्प सी सही हो जाएगा। विशेषण और विशेष्य
पांडु दोनों प्रकार का शब्द है। जरा इसको सरल भाषा में समझिए। आप कहते हैं पांडुलिपि, यानी लिपि किस प्रकार की है? पांडु। यानी पांडु शब्द जो है उस लिपि को आइडेंटिफाई कर रहा है, यानी उसकी विशेषता को बता रहा है, इसलिए पांडु यहां पर क्या है? विशेषण है। जब आप कहते हैं कि पांडु सुंदर है, आपको पता है कि ऋषि व्यास के पुत्र का नाम भी पांडु था, यानी पांडु एक नाम है, नाम का मतलब वो संज्ञा हो गया, इसलिए वो क्या है? विशेष्य भी होगा। यानी हमने कहा कि पांडु सुंदर है, यानी जो सुंदर शब्द है वो किसकी विशेषता बता रहा है? पांडु की, इसलिए पांडु यहां पर क्या होगा? विशेष्य होगा। इस आधार पर आप कह सकते हैं कि प्रयोग के आधार पर पांडु विशेषण और विशेष्य दोनों है। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 53 पूछा जा रहा है कि चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो। यहां पर विशेषण क्या है? तो आप ये देख रहे हैं कि विद्यार्थी के पहले चतुर शब्द लिखा है और ये विद्यार्थी को आइडेंटिफाई कर रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है कि जो विद्यार्थी है वो चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो। यानी जो चतुर शब्द है ये क्या है? विशेषण है, और विद्यार्थी क्या होगा? विशेष्य होगा। यानी यहां पर सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 54। प्रश्न संख्या 54 में पूछा जा रहा है कि वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है। यहां पर आपको पूछा जा रहा है कि कितने विशेषण इस वाक्य में आए हैं। तो यहां पर देखिए लिखा है वह आदमी, यानी उस पर्टिकुलर आदमी की आइडेंटिफिकेशन को बता रहा है कि वह आदमी, यानी जो वह शब्द है ये यहां पर विशेषण के तौर पर प्रयोग हुआ है, उस आदमी की विशेषता को बता रहा है। और आपको पता है कि वह जो है ये सर्वनाम होता है, इसलिए आप इसको कहेंगे कि यह सर्वनामिक विशेषण है। इसके बाद आप देखिए लिखा है आपके घर, यानी घर को भी पर्टिकुलर आइडेंटिफाई करने का काम आपके शब्द कर रहा है, इसलिए यहां पर आपके जो है क्या होगा? विशेषण होगा। उसके बाद देखिए लिखा है बहुत बड़ा ठग, यानी ठग की विशेषता क्या है? कि वो बड़ा, यानी बड़ा ठग है, यानी बड़ा शब्द भी ठग की विशेषता को बता रहा है। और देखिए यहां पर बहुत शब्द लिखा है, यानी जो विशेषण है उसकी भी विशेषता को बता रहा है, इसलिए इसको कहेंगे प्रविशेषण। इस प्रकार यहां पर 4 विशेषण का प्रयोग हुआ है, वह, आपके, बहुत और बड़ा। यहां पर सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 55 पूछा जा रहा है कि दुष्चरित्र व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए। इस वाक्य में प्रयुक्त दुष्चरित्र शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या होगा? तो आप यहां पर देख रहे हैं कि व्यक्ति की विशेषता को बता रहा है कि वो दुष्चरित्र व्यक्ति है, ठीक है, इसलिए यहां पर दुष्चरित्र क्या होगा? विशेषण होगा, और व्यक्ति क्या होता है? विशेष्य होता है, ठीक है, यानी यहां पर विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 56 पूछा जा रहा है कि लाखों लोगों ने इसे महसूस किया, इसमें विशेषण क्या है? तो आप यहां पर देख रहे हैं कि लाखों लोगों दिया है, यानी उन लोगों की विशेषता क्या? लाखों लोग थे, ठीक है, यानी यहां पर विकल्प सी सही हो जाएगा। लाखों शब्द जो है ये विशेषण हो जाएगा, और किस प्रकार का विशेषण है? संख्यावाचक विशेषण। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 57 पूछा जा रहा है कि विशेष शब्द होता है। तो आपको पता है कि जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहा जाता है, इस प्रकार यहां पर विकल्प ए सही हो जाएगा। और जो शब्द विशेषता बताता है उसे विशेषण कहा जाता है। जैसे यहां पर एग्जाम्पल में दिखा है काला घोड़ा, आपको पता है कि उस घोड़े की विशेषता बताई जा रही है कि वो काला है, इसलिए घोड़ा विशेष्य होगा और काला शब्द विशेषण होगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 58 पूछा जा रहा है कि मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, इसमें विशेष्य क्या है? तो आप देख रहे हैं कि यहां पर लिखा है अच्छा विद्यार्थी, यानी इस विद्यार्थी की विशेषता है कि वो अच्छा है, यानी अच्छा शब्द क्या हो गया? विशेषण हो गया। और किसकी विशेषता बता रहा है? विद्यार्थी की, इसलिए विद्यार्थी यहां पर क्या होगा? विशेष्य होगा। प्रश्न संख्या 58 का यहां पर विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 59 पूछा जा रहा है कि 8 बड़े चोर पकड़े गए थे, पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए। इस वाक्य में किन शब्दों में विशेषण और विशेष्य का संबंध नहीं है? आइए, विकल्प ए में लिखा है बड़े चोर, यानी चोर की विशेषता बताई जा रही है कि बड़े चोर है, यानी यहां पर बड़े शब्द विशेषण होगा और चोर क्या होगा? विशेष, यानी यहां पर संबंध एस्टैब्लिश है। विकल्प बी में लिखा है आधे चोर, यहां पर चोर की विशेषता है कि आधे चोर, इसका मतलब यह कि आधे शब्द उस चोर की विशेषता को बता रहे हैं, आधा क्या होगा? यहां पर विशेषण, और चोर क्या होगा? विशेष्य होगा। विकल्प सी में देखिए लिखा है पुलिस की लापरवाही, यहां पर जो विकल्प सी है यहां पर विशेषण और विशेष का संबंध एस्टैब्लिश नहीं हो रहा है, इस प्रकार यहां पर 59 का सही जवाब होगा विकल्प सी। जरा डी विकल्प को भी देखिए, लिखा है 8 बड़े चोर, यहां पर चोर की विशेषता क्या है? कि बड़े चोर है, यानी यहां पर विशेषण और विशेष क्या है, और उसमें से बता रहा है 8 बड़े चोर, उसको भी और आइडेंटिफाई कर रहा है, इस प्रकार यहां पर 59 में सी विकल्प में विशेषण विशेष का संबंध नहीं है। अगला है प्रश्न संख्या 60 और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा विशेषण है? तो यहां पर आपका सही जवाब क्या होगा? विशेषण शब्द पूछा जा रहा है जो किसी की विशेषता को बताए, तो यहां पर विकल्प ए में लिखा है क्रोधी। आप बोलते हैं क्रोधी व्यक्ति,
यानी उस व्यक्ति की विशेषता क्या है? क्रोधी है वो। ठीक, यानी जो क्रोधी शब्द है उस व्यक्ति को की विशेषता को बता रहा है, उसकी आइडेंटिफिकेशन को बता रहा है, इसलिए यहां पर क्रोधी क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। इसलिए 60 प्रश्न का आंसर क्या होगा? विकल्प ए सही हो जाएगा यहां। इस प्रकार यहां पर यह प्रश्न पत्र कंप्लीट हो गया। आप अपनी तैयारी को सतत जारी रखें। शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।